नमस्कार। क्या हाल है? मैं अंकुर चपराना आप सभी का मेंटोर जी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो हमारा टॉपिक है आज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर। एक ऐसा टॉपिक जिसकी चर्चाएं देश विदेश में भी हैं, बाहर की दुनिया में भी हैं, और खासकर जब बात आए भारत के प्रधानमंत्री की, और उस भारत के प्रधानमंत्री की जिसका अब 2024वीं लोकसभा में तीसरा कार्यकाल है उसका, खासकर उस प्रधानमंत्री की या भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री की अगर बात करें हम, आज से जब से भारत स्वतंत्र हुआ है और आज तक के इतिहास की, तो इसमें जो दूसरे नंबर का कार्यकाल है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी जी का चल रहा है। और एक रेगुलर बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो बीच में तो हमारे इंदिरा गांधी जी का भी काफी लंबा समय काल रहा था, 1966 से 77 के बीच। फिर 80 84 ऐसे भी इसके बीच भी एक उनका कार्यकाल रहा है। तो बताया जाता है कि जो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं 1947 से, और हमारे 62 के बीच रहे हैं, सॉरी 64 के बीच रहे हैं। तो उसके बीच में ही हम, अ, इतना लंबे कार्यकाल के बाद अब हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे, इनकी कार्य शक्ति की बात करेंगे, इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इनका विशेष अधिकार है। मैं नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहा, मेरा कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री की हम बात करेंगे। बस मैं आपको एक रिलेट करके बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री असल में क्या होता है, और क्या इनकी पावर है, और लिखित रूप में इनकी पावर कितनी है। और लिखित रूप से ज्यादा इनकी जो पावर है वो इनके ग्राउंड लेवल पर होती है, ठीक है। कभी होता है ना कि जो, कैसे बोलते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, तो इनके साथ उल्टा है। इनके लिए लिखा कम गया है और इनकी शक्तियां ज्यादा हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वो शब्द खासकर हमारे राष्ट्रपति जी के लिए प्रयोग होता है। प्रधानमंत्री के लिए कुछ बड़े बड़े इतिहासकारों ने और लेखकों ने दो चार बातें बोली हैं, सेंटेंस बोले हैं कि प्रधानमंत्री का पद, खासकर भारत के प्रधानमंत्री का पद ऐसा है, उस समान है जैसे चंद्रमा तारों के बीच में है। चारों तरफ तारे हैं और उनके बीच में चंद्रमा विराजमान है। इसका मतलब चारों तरफ कौन? मंत्रियां, सांसद, एमपी, एमएलए, ये, और उनके बीच में इनका पद, जो कि मुख्यमंत्री, सॉरी, प्रधानमंत्री का पद होता है। तो ऐसी ही हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने लिखा है कि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री का पद है वो यूएसए के राष्ट्रपति के पद के समान है। मतलब जो मुख्य पद हमारा अमेरिका में राष्ट्रपति का होता है, वही मुख्य पद शक्ति के लेकर लेकर या इनके कार्य को लेकर वही पद हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का होता है। तो हम इस पावरफुल, जो हमारा ये लोग हैं, या जो ये स्टेज है, या जो नेता हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। और आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में प्रधानमंत्री की। तो लास्ट तक बने रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे तक भी फैलाना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ किताबी ज्ञान नहीं लिखवाऊंगा, वो बातें बताऊंगा जो आप किसी अन्य व्यक्ति से बताकर अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर सकते हैं। परीक्षाओं में जो सवाल आते हैं प्रधानमंत्री से वो बहुत कम आते हैं, क्योंकि जो ज्यादातर सवाल आते हैं वो इस क्लास में नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो स्टैटिक का पोर्शन आता है। जैसे इनके नाम से लेकर आते हैं, इनके क्रम से लेकर आते हैं, इनके कार्यकाल से लेकर आते हैं कि सबसे पहला प्रधानमंत्री, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, सबसे कम उम्र का, सबसे पहले मृत्यु जिस प्रधानमंत्री की हुई थी वो, और वर्तमान में कौन है, कितने नंबर का है, ये सब बातें, या सबसे ज्यादा उम्र का कौन है, ये सब बातें हमारी पूछी जाती हैं। वो इस क्लास में नहीं है। इस क्लास में हम इसको समझेंगे, पढ़ेंगे नहीं, प्रधानमंत्री को समझेंगे और पता लगाएंगे कि प्रधानमंत्री असल में चीज होती क्या है। उसके बाद हम प्रधानमंत्री के नाम पढ़ लेंगे भाई। प्रधानमंत्री के नाम ही तो रहेंगे, हम इसके बाद पढ़ लेंगे, क्या ही जा रहा है उसमें। पहले पढ़ो या बाद में, पढ़ना तो तुम्हें ही है और पढ़ाना हमें ही है। मैं उस चीज को तो पीडीएफ से पढ़ा सकता हूँ, या मैं ऐसे ही नाम आपके सामने लिख दूं तो उसमें थोड़ी दिक्कतें होंगी। सही मानने ये है कि जो ये नाम वगैरह हैं ये थोड़े ट्रिक से याद होते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्लास में दोनों चीज नहीं करा सकता कि ट्रिक भी आपको कराऊं, ट्रिक के साथ भी, और कंसेप्ट भी पूरा बताऊं। एक बार में एक ही काम होता है। इस काम को मैं यहाँ करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, ठीक है। तो अगर समझें और अगर पढ़ें तो बताया जाता है कि भारत में संविधान का मुखिया, संविधानिक जो प्रमुख होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है।
और अगर बात आए, क्वेश्चन आए कि हमारे यहाँ राजनीतिक मुखिया कौन होता है, राजनीति का हेड कौन होता है, या बोल लीजिए कि डेमोक्रेटिक जो हेड है वो कौन होता है, तो वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। एक दो शब्द और इनके लिए इस्तेमाल किए हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए, कि जैसे एक होता है कि नामात्र जो हेड होता है, एक होता है कि जो बिल्कुल आप बोलते हैं ना कि एक तो नामात्र हो गया कि बस ऐसे ही ये हेड है, इसका कोई काम नहीं है, और एक अगर जो बिल्कुल ओरिजिनली जो हेड होता है, जो वास्तविक रूप से जो मुखिया होता है, वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और एक होता है कि हमारा एक कि बस नामात्र का जो मुखिया है या हेड है, वो हमारे जो राष्ट्रपति का पद है हमारे संविधान के अनुसार। अगर हम बात करें यूएसए की, तो वहाँ सारे ही हेड वास्तविक रूप से भी और काल्पनिक रूप से भी और किसी और रूप से भी, वो सब हमारे प्रधान वो सॉरी राष्ट्रपति का ही पद है। लेकिन हमारे यहाँ दो हेड हैं, क्योंकि यहाँ संसदीय सरकार है। संसदीय सरकार किसको बोलते हैं हम? संसदीय सरकार भैया बोलते हैं जिसमें दो हेड होते हैं, ठीक है, जिसमें हेड दो होते हों, संसदीय, जिसमें दो हेड होते हों। जैसे दो हेड हमारे यहाँ, एक तो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जी हैं, दूसरा हमारा मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, पीएम है, ठीक है। अगर हम बात करें यूएसए की, तो वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो वहाँ हमारे जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंटियल सिस्टम है, कौन सा? प्रेसिडेंटियल सिस्टम है, राष्ट्रपति है हमारा जो शासन वहाँ है, वहाँ सब कुछ हमारा राष्ट्रपति ही होता है। अब हम बात करने वाले हैं अपने प्रधानमंत्री जी की। हम इसको रियल हेड क्यों बता रहे हैं, क्या इसकी शक्तियां हैं, क्या इसके कार्य हैं, क्या कुछ है। सबसे पहले हम छोटी मोटी इसके बारे में बात ये कर लेंगे कि भाई जो हमारे प्रधानमंत्री हैं ये कौन होते हैं, या कैसे ये चुनकर आते हैं, या कैसे इनकी नियुक्ति होती है, या कौन लोग ये होते हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। तो हम प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करेंगे कि इनकी क्या नियुक्ति है, कैसे नियुक्ति होती है। सबसे पहले, अगर आपको भी प्रधानमंत्री बनना है तो आप बन सकते हैं, मुबारक हो। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए जिस उम्र से आप गुजर रहे हैं, यही उम्र बहुत होती है, समझ रहे हो ना। काफी बार क्वेश्चन ऐसे भी आदमी की जो है स्टूडेंट को घुमा देते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आप मुझे बता सकते हैं कि न्यूनतम आयु आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन देता हूं मैं कि 25 साल होनी चाहिए, 30 साल, 35 साल, या कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। इसको तो आप काट ही दोगे। चलो आप इन तीन में से मुझे बताइए कि इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि ये हमारे ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री के चुनाव में भाग लेने के लिए कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए? 25, 30, 35। या क्वेश्चन आ जाए कि भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा हमारे इस संविधान में दो तरह से है कि एक तो 25 साल है और एक 30 साल है। अब यहीं से कंसेप्ट का जन्म होता है, और उस कंसेप्ट का जन्म होता है यहाँ से कि भाई ये 25 और 30 साल का फंडा क्या है। 25 साल का अगर मैं बात बताऊं फंडा, तो ये हमारी न्यूनतम आयु होती है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। किसका? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमारी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25। एक 25 तो होती है प्रधानमंत्री की, इसलिए। फिर मैं बोल रहा हूँ 30 साल क्यों हो रही है भाई प्रधानमंत्री की? तो इसका मतलब ये है कि जो राज्यसभा का जो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है वो 30 साल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोकसभा सॉरी लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, और ये राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। इसीलिए न्यूनतम आयु हमारे प्रधानमंत्री की 25 और 30 साल दोनों है। अगर ऑप्शन में दोनों आए तो आपको दोनों लगा देना है, ठीक है। और अगर सिर्फ एक ऑप्शन आए तो 25 लगाना है, और 30 आए तो 30 लगाना है। तो एक कंसेप्ट क्या हुआ कि हमारे जो प्रधानमंत्री होंगे वो हमारे लोकसभा या राज्यसभा के कोई से भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री बनते कैसे हैं? प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कोई अलग से कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो लोकसभा सदस्य बनने की जो अर्हता रखता हो या सदस्य बनने के योग्य हो, उसका मतलब है वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, प्रधानमंत्री बनते तो ऐसे हैं भाई, मैंने आपको एक वीडियो अभी कुछ समय पहले बताई थी चुनाव के दौरान कि हमारे यहाँ सरकार कैसे बनती है, ठीक है। तो सरकार बनने का मतलब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ही बनना होता है, कि जिस दिन हमारा प्रधानमंत्री तय हो गया कि ये प्रधानमंत्री है, उसी दिन हमारी सरकार का गठन हो गया, ठीक है।
तो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, देखिए सबसे बड़ा पद है ये जिसमें आम जनता जो है वो चुनाव में भागीदारी लेती है। आम जनता की भागीदारी, इससे बड़ा कोई भी संविधान में पद नहीं है जिसमें आम जनता की भागीदारी हो। बात नोट करना, आम जनता बोल रहा हूं मैं। आम जनता मतलब हम लोग मतलब आम नागरिक, या आप बोल सकते हैं गांव देहात या शहर के भी कोई भी। भारत में 121 करोड़ की सारी जनसंख्या की बात कर रहा हूं मैं। एक दो चार विशेष लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबकी बात कर रहा हूं। तो प्रधानमंत्री से बड़ा कोई पद नहीं है जिसके लिए हम चुनाव में वोट करते हों। तो इसका चुनाव कब होता है और कौन सा चुनाव होता है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो चुनाव होते हैं वो होते हैं हमारे लोकसभा के, और लोकसभा ही हमारा देश का सबसे बड़ा चुनाव है, सबसे बड़ा पर्व है। और इस सबसे बड़े लोकसभा के चुनाव में से हमारी ही सरकार, मतलब सरकार का गठन इस वाले सभा से होता है जिसका नाम है लोकसभा। सामान्यतः रूप से, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से नहीं बोल रहा हूं मैं, सामान्यतः है। ठीक है, इस बात पर गौर करना, सामान्यतः रूप से बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें एक भाग इसमें राज्यसभा का भी आता है। ठीक है, राज्यसभा से भी हमारे सदस्य सुनकर जाते हैं, उनको भी, इनको भी एमपी बोलते हैं, इनको भी एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन इनको मैं ज्यादा विशेषता क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि एक तो इनकी जनसंख्या 545 होती है, इनकी 245 ही होती है। ठीक है, एक तो फर्क ये है। तो ज्यादा हाथ किसका हुआ? ज्यादा हाथ हमारे लोकसभा का हुआ सरकार बनने में या प्रधानमंत्री बनने में। दूसरी बात यह है कि हम जो आम नागरिक हैं, हम इस राज्यसभा में वोट नहीं करते। हम जो वोट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में करते हैं। कहाँ करते हैं? लोकसभा में वोट हम आम नागरिक करता है। ठीक है, तो जो भी लोकसभा के चुनाव होते हैं वहां से हमारा जो, मान लिया कोई सा सत्ता दल या जिसे बहुमत प्राप्त दल होता है, बहुमत प्राप्त दल, बहुमत प्राप्त दल क्या होता है? जिसे हम मैजिकल नंबर बोलते हैं या जादुई आंकड़ा बोलते हैं, जिसकी संख्या होती है 272 प्लस। ये, अगर किसी सरकार ने 545 सीटों में से 272 सीटों पर कब्जा कर लिया है किसी भी पार्टी ने, तो उसका जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनने के लिए, ध्यान से सुनना, उस पार्टी का, जिस पार्टी के पास बहुमत प्राप्त होगा उस पार्टी का एक सदस्य, एक सांसद प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयारी करेगा। बनेगा नहीं, तैयारी करेगा। तैयारी कर ली है, तैयारी पूरी है, जोर शोर से काम चल रहा है। क्या होगा फिर? तो हम बात करते हैं इस समय जो अभी जो हमारा करंट में जो सिचुएशन चल रही है उसकी। तो ये जो 272 का आंकड़ा है ये हमारे एनडीए ने प्राप्त किया है, और अन्य दलों के साथ मिलकर। ठीक है, एनडीए बोल लीजिए आप, हाँ मुख्य एनडीए ही है। तो एनडीए क्या है? पहले से ही संगठन है। ठीक है, एक कई पार्टियों को विलय होकर इस एनडीए का गठन होता है। तो एनडीए में जो बहुमत प्राप्त दल हुआ, इसका नेता एक, या इसका एक सांसद था जिसका नाम है क्या? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव लड़ा सांसदी का। जैसे हमारे यहाँ मेरठ लोकसभा से जो सांसदी का चुनाव लड़े हैं वो राम जी जो थे, गोविल जी, अरुण गोविल, उन्होंने लड़ा है, तो वो भी सांसद है। तो ऐसे ही चुनाव हमारे प्रधानमंत्री जी ने लड़ा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और इस नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देखते हुए इनके बहुमत प्राप्त दल ने, ये जो 272 का दल था, इसने मोदी जी का नाम आगे किया कि हमारे सरकार या हमारे दल का मुख्य नेता मोदी ही है। बस, अब ये प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, न इनकी हिम्मत है प्रधानमंत्री अपने आप को कहलाएं। अब काम रह गया है हमारे राष्ट्रपति जी का। हमारे राष्ट्रपति जी के क्या काम है? राष्ट्रपति जी, इस बात को गौर से सुनना, राष्ट्रपति हमारे इनको, किसको? मोदी को नियुक्त करेंगे, नियुक्त करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। एज अ प्राइम मिनिस्टर मतलब मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि प्रधानमंत्री क्या चुनकर आते हैं या इनकी नियुक्ति होती है? तो सबसे पहला डाउट आपका ये साफ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। कौन करता है? प्रधानमंत्री, वो सॉरी, राष्ट्रपति करते हैं। क्या बात? प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति होती है जिसको हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात हमारे आर्टिकल नंबर 75 के भाग फर्स्ट में लिखी गई है। ठीक है, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे। ये बात, अब चलते हैं आगे।
इसकी नियुक्ति के बाद फिर अनुच्छेद 75 में ही लिखा हुआ है कि 75 के भाग 2 में कि प्रेसिडेंट जो हमारे मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद या अन्य मंत्री हैं या मंत्री हैं, उनकी भी नियुक्ति करेगा, लेकिन पीएम की सिफारिश या पीएम की सलाह पर, पीएम की सलाह पर। पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। उसकी नियुक्ति करने के बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी हमारा राष्ट्रपति करता है। और अगर मैं एक सेंटेंस ये जोड़ दूं कि प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं है, तो आपको कैसा लग रहा है सुनकर? प्रधानमंत्री जो हम गाते हैं कि मोदी तो फिर 5 साल को प्रधानमंत्री बन गया है और 10 साल काट ही आया है, जो कटा सो कटा, आगे क्या बुएगा ध्यान इस पर देना है। नहीं है, कहीं भी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है कि प्रधानमंत्री का या अन्य मंत्रियों का कितना कार्यकाल है। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। इसको बोलते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर रह सकते हैं। बातों को ध्यान से सुनना है कि जब तक राष्ट्रपति की मर्जी तब तक प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री अपने पद पर रह सकते हैं। ये बात मैंने हल्के में बोल दी है, इतने हल्के में बात नहीं है, लेकिन सत्य यही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि ये चुने जाते हैं। चुना केवल और केवल सांसद जाता है। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री का कोई अलग से सैलरी नहीं है। प्रधानमंत्री की वही सैलरी है जो एक आम सांसद की है। जो हमारे यहाँ किसी एक सांसद की सैलरी है, जो अरुण गोविल की सैलरी है, वही हमारे प्रधानमंत्री जी की सैलरी है। इन्हें अलग से प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद कुछ अलाउंसेस वगैरह अलग से दिए जाते हैं, वो इनका उल्लेख ऐसा नहीं है, ना फिक्स है। संसद चाहे तो उन्हें कम बढ़ा सकती है, लेकिन जो फिक्स सैलरी है उनकी वही है जो हमारे एक सांसद की सैलरी होती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर हमारे मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। दूसरी बात ये समझने वाली है आपको, ये आप नोट कर लिख लेना कि प्राइम मिनिस्टर व काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की का कोई कार्यकाल नहीं होता, कोई कार्यकाल नहीं होता। ये चीज आपको नोट में रखनी है। ठीक है, क्यों नहीं होता मैंने बताइए। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद धारण करते हैं और उसके इच्छा के अनुसार अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, फिर बातें करते हैं हम आगे की कि फिर बाकी और शक्तियां या प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। देखना, कई तरह के क्वेश्चन हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं और आपको भी लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। जैसे राष्ट्रपति जी की शक्ति के साथ हम बात करते हैं यहाँ प्रधानमंत्री की शक्ति, प्रधानमंत्री की शक्तियां। तो इस प्रधानमंत्री की शक्तियों में सबसे पहली जो शक्ति की हम बात करेंगे, वो हम बात करने वाले हैं भाई, कौन सी? हैं, राष्ट्रपति के साथ। जो इसकी एक शक्ति होगी कि राष्ट्रपति के साथ ही अपनी शक्ति को कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक इनकी शक्ति होने वाली है संसद को लेकर, कि संसद में राष्ट्र इसके हमारे प्रधानमंत्री जी की क्या शक्ति है। एक शक्ति होती है इनकी क्या? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के लिए प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां होती हैं? और एक होती है इनकी क्या, ये आती है हमारी, ये शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं इसको ऐसे इस कलर से करूंगा, अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियां, ठीक है। ये हमारी 4 शक्तियां हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास हैं, जिनका उल्लेख हमारे संविधान में है। अब इसमें से हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रपति जी के साथ इनकी क्या शक्तियां हैं, या राष्ट्रपति के लेकर इनके हाथ में क्या क्या पावर है, या राष्ट्रपति इनको कहां तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात, ये हमारा क्या है?
पहली बात यह है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना कि मैंने आपको बताया अभी कि जो हमारा सत्ता दल होगा, जिस पार्टी के पास सत्ता होगी, उसका ही एक सांसद का नाम आगे जाएगा और उसकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे। तो राष्ट्रपति जी क्या शक्ति हुई कि हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो एक कोर्ट का फैसला आया, दिल्ली हाई कोर्ट का। क्या फैसला था उसको मैं आपको सुना रहा हूं, बता रहा हूं। एक हाई कोर्ट का फैसला ये आया कि भाई हाई कोर्ट का फैसला ये था, ये दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, ये आया हमारा 1980 के। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला ये आया कि जैसे हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये प्रधानमंत्री जो होता है सत्ता दल का एक नेता होता है, वो सत्ता दल के नेता को ये नियुक्त करते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी सरकार के पास बहुमत ही नहीं है, किसी किसी पार्टी या किसी भी जो है हमारे जो दल है उसके पास बहुमत ही प्राप्त नहीं है, या ऐसा नेता कि जिसके जिसकी सरकार के पास, जिसकी पार्टी के पास बहुमत ही प्राप्त नहीं है, क्या वो भी प्रधानमंत्री के लिए नियुक्ति हो सकती है? हाँ, ये फैसला हमारे दिल्ली हाई कोर्ट का आया था कि प्रधानमंत्री जो होगा वो जरूरी नहीं है कि जिस सरकार के पास बहुमत प्राप्त हो उसका नेता ही हो, बहुमत प्राप्त पार्टी का ही नेता हो, ऐसा नहीं है। आप पहले प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकते हैं, आप पहले प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकते हैं और बाद में उससे बहुमत हासिल करवा सकते हैं कि अब तुम्हें बहुमत प्राप्त करनी है और अब आपको ये जो सारे ही एमपी एमएलए हैं, इन ये सॉरी एमपी हैं, इनसे आप अपने पक्ष में करना है और अपना दल साबित करना है, अपना बहुमत प्राप्त करना है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर यह आया कि इनकी नियुक्ति पहले हो सकती है और इन्हें बहुमत प्राप्त बाद में भी अपनी दिखा सकते हैं। ठीक है, बहुमत प्राप्त ये बाद में भी दिखा सकते हैं। ऐसे हमारे जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था, और उस ऑर्डर को मानने के लिए उस ऑर्डर को मानने के लिए जो सबसे पहले ऐसे आदमी की जो नियुक्ति हुई थी, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना कि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में जो मैंने बताया कि नियुक्ति के बाद आप बहुमत प्राप्त कर सकते हैं, कि दिल्ली 1980 करीब था। और इसका जो हमारा सबसे पहले रिजल्ट था, वो हमारा नाम है, वो हमारा क्या नाम है, वो नाम है हमारे प्रधानमंत्री जी। कौन से? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी जी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ये ऐसे नेता हैं कि इनकी पार्टी के पास बहुमत नहीं था, तभी भी इन्हें राष्ट्रपति जी ने तब भी इन्हें राष्ट्रपति जी ने नियुक्त करा राष्ट्र प्रधानमंत्री के लिए। उसके बाद इन्होंने बहुमत सिद्ध करी है संसद में, और उस बहुमत प्राप्त करने के बाद ये हमारे प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगर क्वेश्चन उठता है ये इन्होंने बहुमत प्राप्त नहीं होती, इन्हें इनके पक्ष में वोट ना होती, तो ये प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह सकते। 6 माह से ज्यादा, 6 माह तक इनके पास पावर है। 6 माह जो है, 6 महीने इनके पास है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप बहुमत प्राप्त जो है कर सकते हैं। लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा हो गए तो इनके साथ कुछ नहीं होगा, ये वापस अपने उसी रूप में आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे राष्ट्रपति जी की शक्ति थी एक, कि वो हमारे एक नेता को नियुक्त कर देंगे अपने एक प्रधानमंत्री के लिए, जो किसी भी पार्टी से बहुमत प्राप्त ना हो तभी भी। ठीक है, फिर एक हमारा सुप्रीम कोर्ट जी का फैसला आया है, और उस सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, हमारे उच्चतम न्यायालय ने बोला है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति सांसद नहीं है, या चुनाव नहीं जीता, या हार गया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी मान लीजिए प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं, मोदी जी अगर उस सीट से चुनाव हार जाते, तो क्या ये तब भी प्राय ये प्रधानमंत्री बन सकते थे? हाँ, तब भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ
6 महीने का ही समय दिया जाता कि 6 माह के अंदर आपको दोबारा से एक सांसद बनने की जो योग्यताएं हैं वो करनी होगी, एक सांसद बनना होगा, आपको फिर से बहुमत प्राप्त करना होगा, आपको फिर से जो है ये सिद्ध करना होगा कि आप एक सांसद हैं किसी भी रूप में। या तो आप विधान सॉरी लोकसभा का सदस्य बन जाइए या आप राज्यसभा का सदस्य बन जाइए। और होता कई बार क्या होता है कि मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हार गए हैं, तो इन्हें क्या होगा कि प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति जी इन्हें राज्यसभा से बुला लेंगे, राज्यसभा का नेता चुनकर बुला लेंगे, तब भी ये अपने प्रधानमंत्री के लिए जो है प्रधानमंत्री पर बैठ जाएंगे। तो एक शक्ति तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी की हमारी ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की और राष्ट्रपति जी की शक्ति के बीच में क्या क्या और बात होती है। ठीक है, बात करते हैं 1984 की। 1984 वो साल है कौन सा, जब हमारे जो इंदिरा गांधी जी हैं उनका देहांत। ठीक है, मान लिए मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर ये मैं इंदिरा गांधी जी का एग्जांपल ले रहा हूं, अगर किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, अगर किसी प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो जाए, तो इस टाइम जो हमारे राष्ट्रपति थे उनका नाम था ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। तो इनकी मृत्यु के बाद ज्ञानी जेल सिंह ने इन्हीं के बेटे राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, भारत का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया इंदिरा गांधी जी के मृत्यु के बाद ही। तो ये भी राष्ट्रपति जी की शक्ति है कि किसी अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान, तो उन्हें नया कैंडिडेट चुनने की शक्ति है उनके पास, किसी सांसद को वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। कई दशाओं में ऐसा भी होता है कि किसी उम्र को वरीयता दी जाती है, उम्र को वरीयता दी जाती है, जैसे गुलजारीलाल नंदा जी थे, वे 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ, जहां तक मेरा ध्यान है, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मरने के बाद, फिर एक 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं 1947 से 64 तक रहे हैं, तो इसके बाद भी गुलजारी लाल नंदा जी हैं, ये उम्र दराज के हिसाब से थे। फिर उनके बाद 1964 से और 66 तक ये हमारे रहे हैं कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी। वे भी ताशगंज समझौते में बताया जाता है उन्हें जहर वहर दिया गया, पुष्टि किसी चीज की नहीं हुई है। तो इनके बाद भी हमारे एक्टिव प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर गुलजारीलाल नंदा है। तो अगर उम्र दराज के हिसाब से भी कहीं संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि वरीयता दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो वरीयता दी गई है हमारी इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद, वो इनके बेटे राजीव गांधी जी को, जो सबसे कम उम्र के आज तक प्रधानमंत्री का उनके पास रिकॉर्ड है। तो होने को कुछ भी हो सकता है। जिस सरकार ने अपना सब कुछ खरीद लिया हो, अपना राष्ट्रपति जी कर लिया हो अपने काबू में, अपना सुप्रीम कोर्ट काबू में कर लिया हो, जिन पर यह बैन लगा दिया हो, हमें इंदिरा गांधी जी की बात कर रहा हूं, इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी जी के 2 रूप थे। अगर एक रूप देखना है आपको तो देख लीजिए आप इमरजेंसी, और अगर दूसरा रूप देखना है तो आप इनकी बहुत शक्तियां देख सकते हैं। आयरन लेडी इनको बोला जाता था, क्योंकि इनके भी निर्णय ऐसे ही थे कि आप उसको नहीं ठुकरा सकते हैं। ठीक है, बांग्लादेश को लेकर उनके काफी कठोर निर्णय थे, इन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराने में काफी जो है अपना सहयोग दिया था और खुलकर सामने आई थी। ठीक है, जो जिसमें लोगों में बहुत ज्यादा प्रशंसा इनकी हो गई थी, और जब से इनकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। ठीक है, 1971 की 72 की मैं बात कर रहा हूं। तो इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति पर भी ये बैन लगा दिया था, प्रेसिडेंट पर भी, सुप्रीम कोर्ट पर भी, इवन सुप्रीम कोर्ट का भी इन्होंने हाथ बांध दिए थे। एक इन्होंने संविधान संशोधन किया, अगर आपको पता हो कि इन्होंने एक 42वां संविधान संशोधन किया, और ये 42वां संविधान संशोधन आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, सबसे मुख्य संविधान संशोधन है। इसमें 1/3 संविधान को उलटफेर कर दिया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। 42 संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। फिर इसको अपोज करने के लिए, इसकी ताकत को थोड़ा कम करने के लिए सरकार इनकी बदली, और जनता दल की पार्टी की जो सरकार आई उसमें मोरारजी देसाई साहब जो थे,
मोरारजी देसाई साहब ने फिर 44वां संविधान संशोधन किया। कौन सा 44वां संविधान संशोधन? 1978 में। तब इन्होंने कुछ इनकी जो करे हुए काम थे, इनके करे हुए कुछ काम को अपना हल्का किया और कुछ शक्ति प्रधानमंत्री को, सॉरी, राष्ट्रपति जी को उल्टी दी, कुछ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को उल्टी दी। प्रधानमंत्री को शक्ति इन्होंने ये छीन ली थी कि प्रधानमंत्री सिर्फ नामात्र का कठपुतली बनाकर रख दिया था संविधान में संशोधन कर कर, कि अगर कोई बिल किसी लोकसभा या राज्यसभा से पास हो जाता है तो प्रधान राष्ट्रपति की हिम्मत नहीं उस एक्ट को रोकने के लिए, वो बाध्य है कि उस पर साइन करेगा ही करेगा। तो इससे तो मतलब ये है कि प्रधान राष्ट्रपति का पद ही खत्म कर दो फिर तो। जैसे मनी बिल के उसमें मैं आपको बात बताऊं, मनी बिल जो होता है, मनी बिल में एक तरह से जो सारी पावर है वो हमारी लोकसभा के पास है। कैसे? अगर मनी बिल पर कोई बहस चल रही है लोकसभा में और लोकसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, और संविधान में ये विशेष हमारे में जो अधिकार है कि दोनों सदनों से पास होना चाहिए कोई बिल, वो संविधान लोकसभा में पास हो गया, फिर आया वो राज्यसभा में, और राज्यसभा नहीं चाहती उसको पास करना, तो राज्यसभा की कोई औकात नहीं उसको फेल करे या उसको डिक्लेयर करे। बस सिर्फ 14 दिन का समय है, वो 14 दिन की ही शक्ति इनके पास है कि उस बिल को अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद इनके पास कोई शक्ति नहीं है। बिल अगर 14 दिन से 15वां दिन हुआ तो ये स्वतः ही लागू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा की शक्ति ही नहीं है इसमें। तो ऐसी ही इन्होंने प्रधानमंत्री, हमारी जो इंदिरा गांधी जी हैं, उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट की शक्ति को बिल्कुल खत्म कर दिया था। फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें से थोड़ा सा एक हाथ खोल दिया गया जो उन्होंने दोने बांधे थे, और एक हाथ खोल के बोला कि भाई तुम्हें एक बार उन्हें पूर्ण विचार के लिए भेजना चाहिए संसद, लेकिन बाध्य नहीं है, बाध्य है, सॉरी, इन्होंने बोल दिया कि ये दोबारा भी इसके लिए नहीं भेज सकते और बाध्य है साइन करने के लिए। इन्होंने बोला कि एक बार कम से कम इन्हें उस सदन में वापस उस बिल को भेज देना है, अगर उनकी सहमति इस पर नहीं है, बोल दें कि इस पर थोड़ा बहुत चेंज करो, और अगर ना चेंज करे तो फिर कोई शक्ति नहीं है प्रधान राष्ट्रपति जी के पास। ठीक है, तो एक शक्ति तो हमारी ये थी। अब आ जाते हैं हम अगली बात पर। आ जाओ भाई, आ जाओ। प्रधानमंत्री की शक्तियां, राष्ट्रपति जी के साथ मैंने कुछ शक्ति आपकी बताई दी है। कुछ शक्ति राष्ट्रपति जी के साथ ये है कि जैसे राष्ट्रपति क्या करता है कि कोई एक, यहां समझाता हूं मैं साइड में आपको। ये बनाया मैंने क्या? ये बनाया है मैंने मंत्री परिषद। ये मंत्री परिषद कहां से बना है? ये बना है, हमारा जो बड़ा डिब्बा है ये क्या है? ये बड़ा डिब्बा हमारा है लोकसभा का, लोकसभा का। और इस, बहुत इंपॉर्टेंट डिब्बा बना रहा हूं भाई मैं, से इससे सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। इस डिब्बे में ही जो सबसे ऊपर जो पद है ये वाला, ये हमारा होता है प्रधानमंत्री का। ठीक है, और इस मंत्री परिषद में यहां होता है हमारा क्या? मंत्रिमंडल। ये राज्य मंत्री और मंत्री ये है। तो ये हमारी लोकसभा है। ये लोकसभा में 545 कैंडिडेट बैठे हैं ये वाले। ठीक है, ये कुछ मंत्री यहाँ हैं। मंत्री कितने होते हैं? जो ये बाहर जो लोग घूम रहे हैं, इनका 15%। तो शक्ति देखना क्या है। अगर चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को बोलेगा कि राष्ट्रपति जी आप एक काम करना, आप इस, हमारा जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद को स्थगित कर दीजिए, स्थगित कर दो, मतलब इसको खत्म कर दो। इसको खत्म करने का मतलब ये है कि जब ये खत्म हो जाएगा तो एक सामूहिक रूप से सरकार किसको बोलते हैं? सामूहिक रूप से सरकार बोलते हैं किसको? हम सरकार इन 545 जो लोकसभा के सदस्य हैं इनको सरकार नहीं बोलते, हम बोलते हैं इसको सरकार। जो हमारा मंत्री परिषद होता है प्रधानमंत्री सहित, इसको हम सरकार बोलते हैं। और जब सरकार गिरने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ये चीज है ये खत्म हो जाए, ये गिर जाए तो सरकार गिर जाती है, ये इसको बोलते हैं। 545 का गिरना सरकार गिरना नहीं होती है।
545 का 15% जो हमारे मंत्रिमंडल होता है, मंत्रि परिषद होता है, उसके गिरने को सरकार गिरना कहते हैं। ठीक है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी इस चीज को खत्म कर देंगे और मंत्रि परिषद को स्थगित कर देंगे, तो सरकार गिर जाती है। ठीक है। और अगर चाहे मंत्रि परिषद चाहे तो हमारे प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, मंत्रि परिषद लोकसभा की मदद से, क्योंकि ये क्या करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और उस पर साइन हो जाएगा तो प्रधानमंत्री हट जाएगा। तो अगर प्रधानमंत्री, यहां बात पर गौर करना, अगर पीएम अपना त्याग पत्र देता है तो प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने का मतलब है पूरी मंत्रिमंडल या मंत्रि परिषद खत्म हो जाना है। ठीक है। और अगर इसका त्याग पत्र ज्यादा है, ये सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेट हैं, लेकिन ये जो इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट की फैसलों पर करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से जो है सहमति लेंगे या सलाह सॉरी उनकी सिफारिश करेंगे कि आप इसको विघटन कर दीजिए इसका। ठीक है। सत्र का जो आहूत होता है या विघटन होता है, या जो सत्र को लाना होता है या उसको खत्म करना होता है, वो हमारे राष्ट्रपति जी का काम होता है, लेकिन सिफारिश करता है उसके हमारे प्रधानमंत्री जी। ये भी एक प्रधानमंत्री की शक्ति है। क्या कि जैसे बहुत बताया ना मैंने कि अगर नई लोकसभा का गठन हुआ है तो राष्ट्रपति जी के पास ये शक्ति है कि उसके लिए नई लोकसभा की जो पहली बैठक होगी, जो लोकसभा 2024 में जो इसकी बैठक हुई है, इसकी बैठक जो हमारे राष्ट्रपति जी प्रोसीड करेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति जी का पहले भाषण होगा, उसके बाद नई लोकसभा गठन होगा। उसके बाद साल में जो पहली बैठक होगी, साल की पहली बैठक, उसकी भी बुलाने का काम हमारे राष्ट्रपति जी का है, उसकी भी अध्यक्षता ये करते हैं। लेकिन उनको जो सलाह है वो हमारे, या उनको जो सिफारिश है वो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं सिफारिश, कि आप ऐसे ऐसे इस सत्र को बुलाइए और इस काम को कर लीजिएगा। ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना। हेलो। हाँ मंगाया। बात कर ले तुम, लाइब्रेरी पे शाम को दे देगा, अभी मैं क्लास में हूँ। हाँ हाँ। ठीक। तो सलाह कौन देता है? सलाह उसको देता है हमारे प्रधानमंत्री जी। उससे सिफारिश करते हैं कि आप इसको सत्र को बुलाइए और इसका सत्रावसान करिए। ठीक है। बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, फ्लो टूट जाता है, अच्छा खासा फ्लो बन रहा था। ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी की शक्तियों को लेकर एक शक्ति तो ये थी जो राष्ट्रपति के साथ थी, एक शक्ति मैंने मंत्री परिषद को लेकर बताई दी। क्या कि मंत्री परिषद को जब चाहे प्रधानमंत्री विघटन करवा सकता है, किसको? राष्ट्रपति जी से बोलकर, प्रेसिडेंट से बोलकर। ठीक है। अब बात करते हैं हम जो इसकी विशेषताएं होती हैं प्रधानमंत्री के पद की। देखिए, प्रधानमंत्री एक ऐसा पद होता है, प्रधानमंत्री ऐसा पद होता है कि जैसे मैं एग्जांपल से मैंने आपको पहले भी समझाया एक बार, कि घर में पति और पत्नी का जो लेवल होता है ना, उसी तरह से जैसे वहीं यहाँ हमारा देश, भारत देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का होता है। जैसे ये हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। वास्तविक रूप से या एक दिखावे के रूप से हेड कौन होता है घर का? जो मुखिया होता है वो हमारा हस्बैंड होता है, मुखिया। लेकिन चलती किसकी है? वाइफ की चलती है। ठीक है। जो सारे काम काज होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? इस हस्बैंड को मैं प्रेसिडेंट के उससे मान रहा हूँ। ठीक है। और ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। जो कोई भी काम होता है घर में तो वो हमारे हस्बैंड के नाम से होता है, पति के नाम से होता है, लेकिन उसके पीछे की सलाह किसकी होती है, सिफारिश किसकी होती है? पत्नी की होती है। तीसरा बात, अगर कोई बात, किसी खेत का नाम करना, किसी का लेन देन करना, किसी से कर्ज लेना, किसी के साथ समझौता करना, किसी के साथ रिश्ता जोड़ना, वो काम किसका होता है? हमारे पति का होता है या हस्बैंड का होता है घर में, या मुखिया आदमी का होता है, जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। लेकिन जो उस काम को करते हैं वो हमारी पत्नी होती है, जैसे रिश्तों को चलाना, कर्जे को जो हमने लोन लिया है या कुछ और
नीतियां लिए हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे फाइल करे हैं, उनको रखना, उनका रख रखाव करना या उनको यूज करना, ये काम किसका होता है? पत्नी का होता है। सेम काम हमारा प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री का होता है कि देश के सारे एमओयू जो साइन होते हैं किसी अन्य देश के साथ, उनके नाम जो होता है वो होता है हमारे राष्ट्रपति जी का। जैसे बोला मैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ ये जो तीनों हमारे आर्मी होती हैं, इनका सुप्रीम कमांडर होता है हमारा राष्ट्रपति जी। ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप से जो इनका मुखिया होता है या प्रमुख होता है, वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। तुमने देखा है कभी उसको क्या बोलते हैं कि डिबेट में राष्ट्रपति जी को भाषण देते कि हम ये स्ट्राइक करेंगे या हमारे इतने जवान शहीद हो गए, हम आगे जो ये एक्शन लेंगे, वो सारा एक्शन लेता है हमारे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि प्रधानमंत्री को ही हम राष्ट्र का प्रवक्ता बोलते हैं। राष्ट्र का प्रवक्ता बोलते हैं। इनका काम ये है कि अपने देश को क्या, अपने देश को किसी ना किसी देश के साथ स्टैंड करना और मजबूताई के साथ उसके साथ कोई भी निर्णय हो उसको लेना और उस पर काम करना, उसकी नीतियों को बताना, अपनी नीतियों को समझना। ठीक है। जो भी सरकारी समितियां या सरकारी बोली जो ये होती हैं, अम, योजनाएं होती हैं, वो कौन लागू करता है? वो भी हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री लागू करते हैं सारी योजनाएं, तो नाम भी अपना रख लेते हैं। ये तो खैर अपना नाम नहीं रख रहे हैं मोदी, लेकिन जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके नाम पर इतनी स्कीम थी जिसकी कोई हिसाब नहीं। क्यों क्यों थी? क्योंकि वो सारे हमारे कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। तो प्राइम मिनिस्टर अपने ही नाम सब स्कीम का नाम रखते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री जल धन योजना, प्रधानमंत्री ये योजना, ये सारी राष्ट्रपति सुने हैं कोई तुमने? राष्ट्रपति की कुछ नहीं होता। लेकिन जब किसी देश से समझौता हो, किसी भूमि का लेना देना हो, कुछ भी हो, तब वहां नाम आगे किसका जाता है? राष्ट्रपति का जाता है। लेकिन भाई वास्तविक रूप से जो काम है उसकी सारा रूपरेखा तैयार करता है वो हमारा पीएम करता है। ठीक है। वो हमारा पीएम करता है। फिर पीएम की बात करते हैं, और इसमें क्या चर्चाएं करनी है आपसे? और चर्चाएं करनी है इसको, और शक्तियां क्या थी, जैसे अन्य शक्तियों में इसके में क्या आता है कि प्रधानमंत्री जो होता है ना, अगर मंत्री परिषद को लेकर बात करूं, तो ये मंत्री परिषद में किस मंत्रियों को पद देना है, वो बात हमारा प्राइम मिनिस्टर करता है। उसका सिलेक्शन होता है कि मंत्री किस सांसद को बनाना है। इनको मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय देना है, वो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। उसका जो डिसीजन है वो प्रधानमंत्री लेते हैं। या बीच में जैसे मान लिया मेरे पास सड़क परिवहन वो है, जो मंत्रालय है, मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे हटा के वो किसी और को बना देंगे। तो इनका जो मंत्रालय है, इनका जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं प्रधानमंत्री ही। ऐसा नहीं है कि आपको अगर सड़क परिवहन दे दिया तो आप निश्चित हो जाएंगे, को आप कर लेंगे। और कुछ मुख्य मुख्य जो अपने पास भी रखते हैं, जैसे प्रधानमंत्री स्वतः ही दो तीन वे हैं। जैसे हमारा एकता परिषद है एक, तो कैसा है? एकता परिषद के हेड होते हैं हमारे नीति आयोग के हेड होते हैं। एक्स ऑफिसो किसको बोलते हैं? कि स्वतः ही, इनके लिए कोई अलग से चुनाव नहीं लड़ा इन्होंने। जो हमारा प्रधानमंत्री होगा वही इनका हेड होगा। जैसे हम लास्ट वीडियो मैंने बताया था, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन है, या चेयरमैन है किसका? राज्यसभा का। एक्स ऑफिसो किसको बोलते हैं? कि वो, उसके लिए कोई अलग से चुनाव नहीं लड़ा, या उसके लिए अलग से पद के लिए लड़ाई नहीं हुई, या उसको अलग से नहीं चुना गया। जो भी हमारा उपराष्ट्रपति होगा वो खुद ही हमारे राज्यसभा का सभापति होगा। इसको एक्स ऑफिसो बोलते हैं। ऐसी जो हमारा प्रधानमंत्री होगा वो स्वतः ही नीति आयोग का अध्यक्ष कहलाएगा, एकता परिषद का सदस्य कहलाएगा। ठीक है। ये बातें हैं। और जो बातें हम प्रधानमंत्री जी के बारे में कर रहे हैं, उस बात में एक चीज और लिखना है। जो मंत्री परिषद होती है ना, कई बार अगर क्वेश्चन आया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब ये होता है भाई कि जब लोकसभा चाहेगी ना, जब लोकसभा के सदस्य चाहेंगे, जब इस मंत्री परिषद को पलट सकते हैं कि तुम्हारी अब इतनी पावर होगी कि अब तुम हमसे जो है पंगा लोगे। अब इनका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम अगर मंत्री परिषद में बैठ गए हो, मंत्री बन गए हो, तो अब तुम्हें कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। नहीं, इनको फिर भी बहुत पावर होती है जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। और
एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति से शुरू करता हूँ। जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ये एक चैन से जुड़े होते हैं, जिस चैन में कड़ी का काम जो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। और ये चैन किससे जुड़ी होती है? ये हमारी जुड़ी होती है हमारे किससे? मंत्री परिषद से। मतलब राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है डायरेक्ट चीजें मंत्री परिषद से ना पूछकर वो प्रधानमंत्री से पूछ ले, ये इनकी पावर है। तो इस कड़ी का काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये कड़ी जोड़ता है बीच बीच में। किसके? राष्ट्रपति की कड़ी किससे जोड़ता है? मंत्री परिषद से जोड़ता है। अगर कोई सिफारिश राष्ट्रपति को प्रधान उससे मंत्री परिषद से लेनी है तो प्रधानमंत्री से ले लेता है, क्योंकि प्रधानमंत्री इनसे सलाह लेता रहता है और इनकी मानता है। आपस में सलाह लेते हैं तो राष्ट्रपति क्या करता है? डायरेक्ट इनसे सलाह लेता है। और प्रधानमंत्री इनसे सलाह ले सकता है, लेकिन मानना नहीं मानना ये बात अलग है। लेकिन अब क्या हुआ है उसमें हमारे जो संविधान में कि सलाह पर बाध्य है, कि जो मंत्री परिषद ने सलाह दी है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय हमारे बाध्य हैं। और अगर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से किसी चीज पर सलाह मांगी तो हमारे प्रधानमंत्री भी बाध्य हैं कि उनको सलाह देंगे, सिफारिश कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। ठीक है, इस चीज को नोट करना आप, कि प्रधानमंत्री भी हमारे चाहकर भी, अगर नहीं भी चाह रहे हैं तब भी राष्ट्रपति जी को सलाह देंगे, और राष्ट्रपति ना चाहकर भी उनकी सलाह को मानेंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के और प्रेसिडेंट के बीच में आता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, तो ये आपस में जैसे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कर सकता है, ये बाध्य नहीं है कि ये इनकी बात अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह ली तो ये मान ही माने अपनी बात को। मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह, राष्ट्रपति ने इनसे सलाह मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी, तो जरूरी नहीं इनको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो मत दो, मत मानो। ऐसी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि इनको सलाह दे या ना दे, ये बाध्य नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या है कि अगर राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री से सलाह मांगी है तो राष्ट्र प्रधानमंत्री को सलाह देनी पड़ेगी, ये बाध्य है। और अगर प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद ने सलाह दे दी तो फिर ये बाध्य है राष्ट्रपति, तो वो सलाह मानेंगे। ये हमारा अनुच्छेद, हम की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं अनुच्छेद 75 की, 74 की, सॉरी, अनुच्छेद 74 ने ही राष्ट्रपति की शक्ति को कम कर दिया है, जिसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट की राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद होगा, जिसका मुखिया जिसका हेड जिसका मुखिया हमारा प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति, ये लाइन लिखना, और राष्ट्रपति इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। इस आर्टिकल ने ही हमारे जो आर्टिकल नंबर 74 है, 74 का क्लोज 1 है, इसने ही हमारे राष्ट्रपति जी के हाथ बांधे हैं। क्यों बांधे हैं? क्योंकि वो बिना सलाह के अब काम नहीं कर सकते हैं, बिना सलाह के काम नहीं कर सकते हैं। और बताया जाता है ना कि राष्ट्रपति की, मैंने लास्ट वीडियो में शक्तियां पढ़ाई थी, वो शक्तियां कहीं ना कहीं सीमित हैं, कहीं ना कहीं वो बंधी हुई हैं, क्योंकि एक कड़ी उसमें प्रधानमंत्री की भी आती है, मंत्री परिषद की भी आती है। अगर ये सलाह देते तो ठीक है, वरना इनका कोई पावर नहीं। ठीक है, ठीक बात। अब कैसे? आपने सुना होगा इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? राष्ट्रपति जी को फोन किया और फोन पर बताया कि कल को देश में हालात खराब हैं, तो कल से देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दीजिए। राष्ट्रपति ने सलाह तो नहीं ली, राष्ट्रपति ने सलाह नहीं ली। अगर लेते तो मानने के लिए बाध्य होते, यहाँ बाध्य नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने सलाह दी है, सिफारिश की है, तो इसकी सिफारिश मानने के लिए बाध्य हैं। और ये बाध्य करने के बाद ही इन्होंने सलाह दी थी, इंदिरा गांधी ने, ध्यान रखना, संविधान में संशोधन करने के बाद सलाह दी गई थी। या आप बोल लीजिए कि सलाह के लिए ही वो संविधान संशोधन किया था कि राष्ट्रपति कल को किसी चीज के लिए मना ना करे।
तो इमरजेंसी की घोषणा करी तो इन्होंने सवाल पूछा हमारे राष्ट्रपति जी ने, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे उस समय, फखरुद्दीन, कि यार, एक यार तो नहीं बोला, कि इंदिरा गांधी जी आप एक बात बताइए, मेरा मतलब एक राष्ट्र प्रधानमंत्री से डायरेक्ट नहीं है। जैसे अगर अकेला राष्ट्र प्रधानमंत्री कोई मुझे सलाह दे तो मैं उसके लिए मानने के लिए बाध्य नहीं हूं, मैं एक मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हूं। बस तुम उसके मुखिया ही तो हो, इतना ही तो है, मंत्री परिषद तो नहीं हो, उसके मुखिया ही हो। तो आप मुझे बताइए, क्या आपने मंत्री परिषद से सलाह ली? क्या आपने उनसे वोट कराई? क्या उनसे आपने मत लिया? क्या उनका आपने अधिकार जाना, या उनसे कोई इच्छा उनकी जाहिर करी? उन्होंने बोला कि मंत्री परिषद किसका है? मेरा है। लोकसभा में किसकी सीटें हैं, बहुमत में कौन है? मैं हूं। तो क्या मेरे से बाहर चले जाएंगे? ये सवाल, ये जवाब थे इंदिरा गांधी जी, क्या मेरे से बाहर चले जाएंगे? लोग, सवाल ये नहीं है, सवाल है कि क्या तुमने ये लिया, क्योंकि ये मेरी ऑफिशियल ड्यूटी है कि मैं जो सलाह मानने बाध्य हूं मंत्री परिषद की हूं। साफ साफ अनुच्छेद 75 में 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, सिर्फ उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, ये बात ठीक है, लिखी हुई है। लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए, मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए, जो मंत्री परिषद होता है उसकी सलाह मान सकता है। लेकिन बाध्य जो होगा वो तुम्हारी बात पर नहीं, वो मंत्री परिषद की सामूहिक रूप से जो उसका मत होगा उस पर बाध्य होगा। इन्होंने कहा कि मंत्री परिषद मेरी है, लोकसभा मेरी है, तो मेरे खिलाफ क्यों मत जाएंगी? इन्होंने बोला कोई बात नहीं, जो औपचारिकता रूप से जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, और जो संवैधानिक रूप से जो काम है मैं उनके अपने निष्ठापूर्वक कर रहा हूँ, संवैधानिक तौर से मैं चल रहा हूँ तौर से। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनकी सलाह ले ली है, उनके सब मत मेरे पक्ष में है। चाहे तो आप उनको कल, आज तो रात की बात है, 24 जनवरी की बात है शायद ये, हाँ 24 जनवरी से 75 की, कि 25 जनवरी को आप इमरजेंसी लागू कर दीजिए, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्री पकड़ा दूंगी जिस पर उन सभी मंत्री परिषद के मंत्रियों के हस्ताक्षर आपको मिल जाएंगे। तो वो ना आज तक हस्ताक्षर मिले हैं ना वो मिले हैं, लेकिन इमरजेंसी जरूर 2 साल तक लग गई। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में मैंने बताया ना आपको, ये सारी शक्तियां हमारे प्रधानमंत्री जी की हैं। देश को एक प्रमुख के रूप में देखना, देश को कहाँ स्टैंड कराना है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की बात होती है। विदेश नीतियों को किस तरह से हमारे देश में लागू करते हैं, क्या उन पर कार्य होते हैं, ये हमारा काम सारा प्रधानमंत्री का होता है। जो हमारे जो आसपास में जो चर्चाएं चलती हैं, जो माहौल बना हुआ है इस पूरे ग्लोब पर, ये हमारे प्रधानमंत्री जी को लेकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वास्तविक रूप, ठीक है। तो और ये जो हमारे होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, जो राष्ट्रपति जी होते हैं, वो हमारा एक नाम मात्र के हेड होते हैं, क्योंकि उनके हाथ बांध दिए अनुच्छेद 74 ने। तो उसने बता दिया कि मंत्री परिषद की सलाह के लिए एक, राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा, बस। ठीक है। तो अब जो हमारी अगली वीडियो होने वाली है भाई, जो वीडियो बची है, टॉपिक बचे हैं, वो छोटे छोटे बचे हैं। ठीक है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट बचा है, केंद्र की अगर बात करूं मैं, अटॉर्नी जनरल बचा है, उसके बाद राज्य की बात आ जाएगी, लोकसभा, एक हमारा संसद बचा है। ठीक है, तो ये हो सकता है मैं एक क्लास में 3-4 टॉपिक भी करा दूं, तो पॉलिटी हमारी जल्दी खत्म होने के कगार पर चल चल रही है। 60% करीब हमारा सिलेबस पूरा हो गया है, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जब खत्म हो जाते हैं तो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, और बात ठीक है कि वहां से फिर पॉलिटी को सिर्फ रटने का काम शुरू हो जाता है। सिर्फ में संसद का काम और बचा है, कि उसमें लोकसभा राज्यसभा को हम समझेंगे, उन्हें बिल समझेंगे हम, 0 आर समझेंगे, और शून्यकाल क्या होता है ये, तो सारी चीजें हम इसमें अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको पसंद आ रही है तो चीजें लाइक कर दिया करो। फिर मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको किस लेवल क्वेश्चन के लिए आपको तैयार किया है। तो वीडियो पूरा देखना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कभी कभी बोलता हूँ, ठीक दिन आज इसलिए बोल रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय। आई होप आवाज़ सही आ रही होगी आपको, है ना? तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।